We are live now. Okay. नमस्कार, शुभ संध्या, मकर संक्रांति, बिहू, ओणम, पोंगल, इन सभी पावन पर्वों की सभी सुनने वालों और देखने वालों को हार्दिक शुभकामनाएं। सूर्यदेव उत्तरायण कर चुके हैं और इसी शुभगमन के साथ मैं कामना करती हूँ कि आप सभी का आने वाला समय शुभ हो और मंगल हो। इस मंगल कामना के साथ हम अश्रुतपूर्वा के ऑनलाइन आयोजन का जो प्रोग्राम है प्रतिभा परिचय, जिसमें हम बहुआयामी बहुमुखी व्यक्तित्व जो होते हैं उनको हम अपने मंच पर आमंत्रित करते हैं और उनसे आपका परिचय करवाते हैं, और इस श्रृंखला का नाम हमने कुहुक रखा है। और इस प्रोग्राम में आज हमारे साथ उपस्थित हैं अनीता पांडे जी। अनीता जी, आपका अश्रुतपूर्वा के मंच पर बहुत बहुत स्वागत है। शुक्रिया लिली जी। तो मैं पहला थोड़ा सा संक्षेप में अनीता जी का अभी शुरुआती परिचय देती हूँ, बाकी हम बात करते करते अनीता जी के बारे में बहुत सारी बातें जानने वाले हैं और उनको बहुत कुछ सीखने योग्य बातें हमें पता चलने वाली हैं। तो अनीता जी बेसिकली हिमाचल प्रदेश से बिलोंग करती हैं और आप लगभग 2 दशकों से एक एजुकेशनिस्ट हैं और स्टूडेंट काउंसलर भी हैं, रह चुकी हैं। आप आर्टिस्ट हैं, पेंटिंग करती हैं, फोक सिंगिंग में आपका बेहद रुचि है और इसको लेकर आप अपना शोध काम भी कर रही हैं और अलग-अलग मंचों पर आप प्रस्तुतियाँ भी देती रहती हैं। आप एक थिएटर आर्टिस्ट भी हैं, इसके साथ-साथ आपने एक शॉर्ट मूवी जिसका नाम कैच द लाइट, जिसका निर्देशन सिद्धार्थ चौहान जी ने किया था, उसमें आपने एक किरदार भी निभाया है। तो बातों का सिलसिला हमारा जारी रहेगा। मैं अनीता जी से रूबरू होती हूँ और मैं चाहती हूँ मैम आप अपने बारे में थोड़ा अपने बैकग्राउंड के बारे में बताइए। आप कहाँ से बिलोंग करती हैं? आपकी शिक्षा दीक्षा इन सब के बारे में हमें बताइए। पहले तो लिली जी बहुत बहुत शुक्रिया मुझे अश्रुतपूर्वा के मंच पर बुलाने के लिए। अश्रुतपूर्वा पे आना मेरे लिए अपने घर वापसी की तरह है, क्योंकि मैं अश्रुतपूर्वा से बहुत इसकी शुरुआत से जुड़ी हुई हूँ, तो अपना घर सा लगता है मुझे। तो हमारे साथ जो भी लोग जुड़े हैं और जो जुड़ने वाले हैं उन सभी का स्वागत। तो मेरे बारे में आपने वैसे बहुत सी बातें कह दी, लेकिन फिर भी मेरा, क्योंकि मैं हिमाचल से बिलोंग करती हूँ, तो प्रकृति के हमेशा ही बहुत नज़दीक रही हूँ। बहुत खूबसूरत बचपन रहा, एकदम खुलापन देखा हर जगह, और बहुत सी चीज़ें जो थी वो नेचुरली आ गई हम में, है ना। जैसे कि पहाड़ों में रहने वाले हम समझते हैं कि हर कोई वहाँ के बहते वो झरनों से, नदियों से, वो बर्फ से, और उस सुंदरता से हर कोई जो नेचुरल एक जो सिंगिंग का एक टैलेंट आता है वो सब में होता है। तो आई थिंक आई वाज वेरी लकी टू बी बोर्न एंड ब्रॉट अप देयर। तो ग्रेजुएशन तक तो मैं हिमाचल में रही, और तब तक मेरा जो मेन वैसे रुझान था वो स्पोर्ट्स, पब्लिक स्पीकिंग और थिएटर तक था, क्योंकि इन्हीं 3 चीज़ों में मैं हमेशा स्पोर्ट्स, मैंने यूनिवर्सिटी लेवल तक बैडमिंटन विनर टीम की मैं कैप्टन रही, और थिएटर हर साल यूथ फेस्टिवल्स में वो पार्टिसिपेट करना, और इस तरह से ये चीज़ों का ज़्यादा रहा। लेकिन सिंगिंग जो था उस वक्त वो एक ऐसा था कि मौज मस्ती के लिए गाना, है ना। अच्छा। किशोर कुमार साहब के गाने हम खूब जोर जोर से गाया करते थे, तो उतना ही था सिंगिंग का। वो दुनिया में लोगों को धोखा कभी हो जाता है, दोस काइंड ऑफ सॉन्ग्स आई वुड सिंग, है ना। लेकिन मेरे लिए एक तो बहुत ही लाइफ चेंजिंग जो एक बहुत बड़ा जो एक्सपीरियंस मेरा रहा वो था जब मैं अपनी मास्टर्स के लिए डीएवी कॉलेज जालंधर में मैंने एडमिशन ली। तो वहाँ मेरे गुरु जी जो हमारे थे, और एक जाने माने क्लासिकल मास्ट्रो मैं कहूँगी, प्रोफेसर बीएस नारंग साहब, तो उन्होंने शायद ये पहचाना कि मेरा गाना इन बाकी चीज़ों से ज़्यादा बेहतर है, और उन्होंने मुझे बहुत ज़्यादा इंस्पायर किया कि मैं गाने की तरफ ध्यान दूं।
उन्होंने ये भी कहा कि मैं क्लासिकल सीखूं, लेकिन वो एक यंग एज थी, हमें लगता था कि हम गा तो लेते हैं, सीखने का क्या मतलब है ना। तो वो तो नहीं मैंने उस वक्त सीखने पे ध्यान दिया, लेकिन जो कोई जितना कॉलेज के फंक्शंस या वहाँ से जालंधर रेडियो टेलीविजन पे जो युवा कार्यक्रम जैसे कॉलेज की तरफ से चले जाते हैं, उतना हम करते रहे और इससे ज़्यादा सीरियस नहीं थे। लेकिन हाँ, गज़लों में मेरा रुझान उस वक्त वहीं से हुआ। गज़ल सिंगिंग का मतलब कॉलेज में आप जाने लगते हो कि आप एक गज़ल सिंगर हो, और मैं बहुत लकी थी कि मेरे साथ हंसराज हंस जैसे बड़े कलाकार भी उस वक्त पढ़ते थे। वो मेरे बहुत जूनियर थे, मैं मास्टर्स में थी, वो अंडर ग्रेजुएशन में थे। तो ऐसे ऐसे लोगों का साथ रहा, प्रोफेसर BS नारंग का सर पे हाथ रहा, तो एक नई कला जो थी वो उभरी उस वक्त मुझ में। सो उसके बाद होम एंड फैमिली एंड एवरीथिंग, और उसके बाद मैं NGO से जुड़ी टीचिंग मेरा काफ़ी लंबा समय रहा, और स्टूडेंट्स काउंसलर आपने बताया, तो अलग अलग जगहों पे अलग अलग एक्सपीरियंसेस रहे, बहुत सारे बहुत खूबसूरत एक्सपीरियंसेस रहे। और फिर मुझे लगा कि जब इतना कुछ ईश्वर ने दिया है ना, प्रिविलेज्ड लाइफ दी है, तो टाइम टू गिव बैक टू सोसाइटी, है ना। सो तब मैंने NGOs के साथ बहुत काम किया, महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए, और ख़ास तौर से मैंने काम किया दिस चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स, उनके साथ मैंने थिएटर के ज़रिए काम किया, म्यूज़िक के ज़रिए काम किया, और उनके ऐसे कमाल के एक्सपीरियंसेस मुझे मिले कि मतलब मुझे लगा कि मैं धन्य हो गई, इतना उन बच्चों का प्यार और वो सब कुछ मिलता है। तो जो कभी ना कभी सब कुछ करने के बावजूद भी लगता है ना कि कमी रह रही है, वो शायद इस तरह के काम करने से वो सब मिलने लगता है हमें। सो इट वाज दैट। और उसके बाद हस्बैंड की रिटायरमेंट के बाद वी केम टू दिल्ली, और पिछले 4 साल से मैं बिल्कुल पूर्ण तरह तया गृहिणी हूँ, और आर्ट से जुड़ी हुई हूँ। सो पूरा समय अपना म्यूजिक, घर, खाना पकाना, ये सब इसके लिए देती हूँ। सो इट्स ऑल अबाउट मी। जी। काफ़ी वैविध्यपूर्ण आपका जीवन रहा है मैम, और हर क्षेत्र में आपने अपना योगदान दिया है। और आपने जो बोला कि स्पेशल चिल्ड्रंस विद स्पेशल नीड्स, उन लोगों के साथ आपने काम किया संगीत के ज़रिए, नाटक के ज़रिए, और मैं ये बात मानती हूँ कि ये बहुत ही संतोष देती है ये बात, जब हम इस तरीके का कोई काम करते हैं। आप समाज को कुछ लेखने के बाद आप कुछ जब लौटा रहे होते हैं, वो जो गिविंग होती है वो बहुत फुलफिलिंग होती है। तो जी। हम अपने आगे के प्रश्न पर आते हैं, लोकगीतों पर, क्योंकि जी। आप पहाड़ों से हैं, और लोकगीतों से जैसे कि आपने बताया आपका कनेक्ट पहाड़ों पे जी। रहने वाले लोगों का एक जी। नैसर्गिक गुण होता है कि वो संगीत से जुड़े हुए होते हैं। तो लोकगीतों में आपकी रुचि रही है, और आप उनमें रिसर्च भी कर रही हैं, और जी। अलग-अलग जगहों पे प्रस्तुतिकरण भी करती हैं। तो ये जो शौक है आप में, ये कब से जागा, और उससे उससे ज़्यादा महत्वपूर्ण इसकी जो प्रेरणा है, ये आपको कहाँ से मिली, और ये आपको कितना सैटिस्फैक्शन देती है? ये बताइए मैम। आ, देखिए, जहाँ तक फ़ोक कल्चर की बात है ना? पहाड़ी जी। फ़ोक कल्चर की बात है, तो क्योंकि इसी में ही जन्मे, पले, बड़े हुए हैं, है ना? हुँ, हुँ। सो संगीत तो जैसे हम पहले कह चुके कि एक नैसर्गिक, मुझ में ही नहीं सब में होता है, पहाड़ में है। मैं तो कहूँगी कि 100% लोगों में ये होता है। गाना भी हमेशा से गाते थे, लेकिन तब जो है अपने स्टेट में जब तक रह रहे थे, इसकी इतनी वैल्यू समझ नहीं आई थी तब तक, है ना? जब मैं 2019 में दिल्ली आ गई, और वो एक बहुत ही बड़ा चेंज था मेरे लिए, कल्चरल शॉक था, एक तरह से मैं कहूँगी। कहाँ तो आप पहाड़ों में रह रहे हैं, यहाँ आकर एक 22 माले की बिल्डिंग में रहना, और 5वें छठे फ्लोर पर रहना, जहाँ वरांडा और आंगन का कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं है। तो आप सोच सकती हैं कि कैसा रहा होगा, एंड दैट टू एट द एज ऑफ 59-60 की उम्र में वो होना बहुत खलता है। तो कुछ बिल्कुल। समय के लिए तो मैं आपको सच बताऊं लिली कि मैं बिल्कुल मतलब मेंटल शॉक तो था ही, मतलब डिप्रेशन में चली गई कुछ समय के लिए। अब क्योंकि मैं खुद काउंसलर रही हूँ, तो आई न्यू इट कि मैं डिप्रेशन में जा रही हूँ, और अब मैं काफी हद तक उसमें चली गई हूँ, है ना। तो मुझे ही लगा कि मैं कैसे, और मैंने जानने की कोशिश की कि मैं सबसे ज़्यादा मिस क्या कर रही हूँ। बाकी चीज़ें तो मेरे सारे जो टैलेंट थे वो मेरे पास ही थे।
है ना, सारे प्रियजन मेरे पास थे। तो मुझे लगता है कि सबसे ज़्यादा जो मैं अपनी जो वहाँ के डायलेक्ट, अपनी भाषा, अपने लोगों से वो बातचीत वो मैं मिस करती थी, है ना? तो मैंने कभी यूट्यूब वगैरह पे पहाड़ी गानों को नहीं सुना था, क्योंकि खुद गाते थे तो कोई बड़ा लगता नहीं था किसी और को सुनो। तो मैंने सुनना शुरू किया जब पहली बार, और नए-नए टैलेंट्स, बहुत सुंदर, बहुत अच्छे गाना गाने वाले बच्चे, नए यंग ये लड़के-लड़कियाँ, ये लोग मैंने देखा कि मतलब सैकड़ों निकल रहे हैं उसमें से। लेकिन जो एक ज़्यादा मुझे कमी खलने लगी वो थी उनके डायलेक्ट पे। उन्होंने शब्दों को इतना खराब कर दिया था, बदल दिए थे शब्द। और जब पहाड़ी के किसी भी आप समझती हैं, हिंदी में आपका तो इतना अच्छा आप लिखती हैं खुद, कि कोई जब शब्द गलत यूज़ होता है तो उसके मायने ही बदल जाते हैं, है बिल्कुल, ना? बिल्कुल। मायने जी। बदल जाते हैं कि वो किस उसमें लिखी गई होगी। और ख़ासकर जो फ़ोक सॉन्ग्स होते हैं, वो तो बहुत पुराने हैं। हमारे तो फ़ोक सॉन्ग्स हुँ, क समझ लीजिए कि बॉर्डर के उस पार भी वही गाने उतने हुँ। ही प्यार से गाए जाते हैं जो यहाँ हम लोग गाते हैं, है ना? तो समझिए 80 साल पुराने, 100 साल पुराने गाने भी हैं, है ना? तो हुँ, जब हुँ। उनका बिगड़ता हुआ रूप देखते हैं तो मन को बड़ी ठेस लगती है। तो मैं बार-बार बच्चों से कहती थी कि अरे ये गाना तो ऐसे नहीं है, ऐसे है। सो देन दे सजेस्टेड मी कि आप काम क्यों नहीं करते हो अपने गानों पे? है ना? वर्क फॉर योर कल्चर। आप अपने इनको आप सहेजना शुरू करिए। आपको तो पता है इन चीज़ों का। तो बस वैसे फिर शुरू हुआ, तब मैंने सीरियसली वर्क करना शुरू किया इस पे। और हमेशा ही ख़ैर ये रहा है मेरे साथ ज़िंदगी में, जब भी कोई दिक्कतें आती हैं, सबके साथ ज़िंदगी हमेशा ही वो बेड ऑफ रोज़ेज़ नहीं रहती है। तो संगीत ने मुझे उभारा है हमेशा, हमेशा उभारा है। और अ, तब मैंने जो है अपने फ़ोक म्यूज़िक पे बहुत ज़्यादा काम करना शुरू किया। बार-बार मैं अपने वापिस जाती हूँ गाँव, और लोगों से मिलती हूँ। कुछ और लोग हैं बड़े, जो पुराने लोग हैं, जो अभी बड़ी एज में, समझ लीजिए 85, 90, वो भी काम कर रहे हैं सहेजने का। तो मुझे उनसे और भी प्रेरणा मिलती है, और उनसे मैं जानने की कोशिश करती हूँ कि जो-जो चीज़ें बच चुकी हैं तो उन्हें हम बचाएँ, उन गानों को बचाएँ। तो इस तरह से फ़ोक म्यूज़िक में मेरा ये वाला इंटरेस्ट जो ज़्यादा जागा है। जी, लिली। आपसे बात करते हुए एक बहुत अच्छी चीज़ मैंने मतलब लोगों को मैं उस चीज़ को हाइलाइट करना चाहती हूँ। आपने कहा कि आप जो प्रकृति के आँचल से अब इस हुँ, बंद 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 कंक्रीट की बिल्डिंगों में जब आ गई, तो आप हुँ, डिप्रेशन में जाने लगी। तो हुँ, जी। ये जो डिप्रेशन हुँ, हुँ, वाली बात है, ये आजकल बहुत कॉमन होती जा रही है और जी, युवाओं में ये जो चीज़ है बहुत ज़्यादा बढ़ रही है। जी, आप परेशान रहते हैं, बट आप खुद असेस नहीं करते। आपने कहा कि आप एक काउंसलर रह रह चुकी हैं, आप अभी भी कर रही हैं वो काम। आपने उस हुँ, चीज़ को पहचाना कि आप हुँ, डिप्रेशन हुँ, में जा रही हैं और उसका हल भी आपने खुद से खोजा जी, कि आप किस चीज़ को सबसे ज़्यादा मिस कर रही हैं। जी, है ना? जी, जी, तो जी। मतलब ये हुँ, एक बड़ी अच्छी आपने एक हुँ, क्या बताऊँ उपाय बताया है कि जब हुँ, आप इस तरीके की परिस्थिति में आएँ, तो आप पहले खुद हुँ, को असेस करिए कि हुँ, आप क्या कारण है जिसके कारण आपकी मनःस्थिति ऐसी होती जा रही है जी। तो ना? और मैं भी यहाँ आपको टोकूँगी, सॉरी, जी, मतलब आपसे बात ये बताना चाहूँगी कि क्योंकि मेरी ऐज में, या मैं ये काम कर चुकी हूँ काउंसलरशिप का, या मेरे अपने 2 ग्रोन अप बच्चे हैं, है ना? जी, तो जी, शायद मेरे लिए आसान था। लेकिन जो आजकल की युवा पीढ़ी है, जो कॉलेज जाने वाले बच्चे हैं, या स्कूल जाने वाले बच्चे हैं, देखिए उनको खुद को समझ नहीं आता है कि उनके साथ क्या हो रहा क्या है। हो रहा है? तो उनके उसमें मेरे ख़्याल से पेरेंट्स का रोल बहुत इम्पोर्टेंट हो जाता है कि वो इस चीज़ को पहचाने कि आपका बच्चा ऐसा क्यों नज़र आ रहा है, कि वो कुछ करना नहीं चाह रहा है, उसका मन नहीं लग रहा है ना? वो बता भी नहीं रहा है, तो इमीडिएटली आपको काउंसलर से या डॉक्टर से हेल्प लेना कंसल्ट बहुत करना ज़रूरी है। चाहिए। और मुझे लगता है कहीं न कहीं हर किसी की ज़िंदगी में किसी न किसी पल ये वाले क्षण आते ही हैं। आते हैं। आते हैं, हम सबकी ज़िंदगी में, चाहे थोड़ा आता है, किसी में ज़्यादा आता है, हुँ, अनफॉर्च्यूनेट होता है, लेकिन होता है ये। और हमें इसको एक्सेप्ट करना चाहिए, है ना? बिल्कुल, बिल्कुल। होता क्या है, जी, हम जी, बताते नहीं हैं दूसरों के सामने, लेकिन जी। बताना चाहिए। अगर ये चीज़ होती है तो वी मस्ट टॉक टू अदर्स। जी, जी, बिल्कुल, बताना चाहिए और अगर आप में ये हॉबीज़ हैं, आप
और आपने जो बोला संगीत सबसे बढ़िया कोई भी साधन नहीं है कि आप अपनी जो मनस्थिति में परिवर्तन ला सकें और कुछ अपने आप में सुधार कर सके, कुछ सकारात्मक ऊर्जा को अपने अंदर ग्रहण कर सके। तो मैम जब लोकगीत की बात चल रही है तो क्यों ना एक लोकगीत हो जाए यहाँ पर। अच्छा, वैसे बात तो हमने की थी कि शायद हम अंत में कुछ कोशिश करेंगे। चलिए आप कह रही हैं और इसलिए कह आई रही नो हूँ कि कि आप लोकगीत की चर्चा छिड़ी है तो थोड़ा-सा जी, मेरा मन कर गया सही कि समय थोड़ा है ये। म्यूज़िक का अ, ज्ञान। जी, जैसे आपने बात करी कि मैंने एक शॉर्ट फ़िल्म में काम किया था, तो उसमें मैंने एक गाना भी मेरा हुआ था। वो एक ही गाना था पूरी फ़िल्म में जी, और पूरी फ़िल्म में बैकग्राउंड में चलता रहा। शॉर्ट मूवी थी जस्ट 28 मिनट्स तो और वही गाना जो आजकल की फ़िल्म ये जिसका बहुत चर्चा है कला, तो जी, उसका भी पहला गाना वो है क्योंकि वो फ़िल्म का भी जो परिप्रेक्ष्य है वो बिल्कुल पहाड़ों का शिमला का ही ज़िक्र है उसमें और वहीं पे जी, वो जी। परिवर्तन होता है। तो उस गाने को उसमें भी किया है, उसके शुरुआत में और आखिर में फ़िल्म के वो एक-एक स्टांजा गाया गया है। वो मैं आपको कोशिश करती हूँ बिल्कुल सुनाने मैम, की। बिल्कुल, बिल्कुल। जी। अम्मा पुछदी सुन धिए मेरी अम्मा पुछदी सुन धिए मेरी दुबली इतनी तू किया करी होइयो दुबली इतनी तू किया करी होइयो तो ये गाना लिली माँ और बेटी के बीच में एक डायलॉग है ठीक है जी, तो माँ जी, बेटी से पूछती है कि तुम इतनी कमजोर आजकल क्यों दिखाई दे रही हो तो बेटी बताती है कि मैं पार जंगल से रात को मोर बोलता है और उसकी आवाज जो है वो मुझे सोने नहीं देती है और इस वजह से मैं डिस्टर्ब होती हूँ तो बिकॉज ऑफ दिस स्लीपलेसनेस मैं रोज मेरा नींद खराब होती है तो मैं कमजोर हो रही हूँ तो मे जी। बी और दूसरे शब्दों में हम इसके डबल वो हैं कि मे बी हर लवर इज कॉलिंग फ्रॉम द अदर साइड है ना तो बजा रहा है या कुछ भी है तो फिर वो कहती है कि चलो हम शिकारी को बुलाते हैं और उसको मोर को हम मार गिराएंगे बट शी सेज कि नहीं गिराना नहीं है मारना नहीं है हम उसे घर ले आएंगे और पिंजरे में डाल देंगे मतलब कि डोमेस्टिकेट कर लेंगे या हम अपने साथ रखेंगे ठीक है तो ये दो ही स्टांजास आपको उस फिल्म में मिलेंगे लेकिन जो लास्ट के दो हैं दे आर वेरी इंपॉर्टेंट जहाँ पे बेटी पूछती है कि जो ये चांद सितारे दिन में कहाँ चले जाते हैं और हमारे प्यारे जब छूट जाते हैं वो कहाँ जाते हैं तो माँ कहती है कि चांद सितारे तो छुप जाते हैं लेकिन जो हमारे प्यारे हैं वो हमेशा हमारे दिल में रहते हैं सो पहली लाइनें थी कि अम्मा पूछ दी सुन दिए मेरी दुबली तू इतनी किया कर होई हो ठीक है और अब बेटी जवाब देती है पार लिया बनिया मोर जे बोले हो पार लिया बनिया मोर जे बोले हो अम्मा जी इनी मोरे निंदर चुराई हो सदिल बंदूकी जो सदिल शिकारी जो धिए भला इता मोर मारी मुकाना हो धिए भला इता मोर मारी मुकाना हो मोरनी मारना मोर बचाना हो ओ अम्मा जी ए मोर पिंजरे पुआना हो अम्मा जी ए मोर पिंजरे पुआना हो
कुत्थी चांदा चंद्रमा, कुत्थी चांदे तारे हो, कुत्थी चांदा चंद्रमा, कुत्थी चांदे तारे हो, अम्मा जी कुत्थी चांदे दिलां दे प्यारे हो अम्मा जी कुत्थी चांदे दिलां दे प्यारे हो। छुपी चांदा चंद्रमा, छुपी चांदे तारे हो, छुपी चांदा चंद्रमा, छुपी चांदे तारे हो दिए भला नहीं छुपते दिलां दे प्यारे हो दिए भला दिल बस दे दिलां दे प्यारे हो। ला 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 ला। क्या बात है मैम, बहुत मजा आ गया, एकदम आंखें बंद करके लग रहा है पहाड़ों पे पहुंच गए। सांत्वना बोल रही है, मंत्रमुग्ध कर दिया अनीता मैम ने, और संजय सुकन शुक्रिया जुड़े हुए हैं जी। और कह रहे हैं पहाड़ी हवाएं चल रही हैं यहाँ अनीता जी आपके स्वर में। तो शुक्रिया शुक्रिया जी। बहुत ही मेलोडियस, और उसके बोलों में कितनी मिठास है, और पहाड़ों से आया और हमारे पहाड़ ही आजकल संकट में हैं। ये बहुत दुखद स्थिति है। ये दुखद है, बहुत दुखद है, और उसके जिम्मेदार भी हम सभी लोग हैं, हम ही खुद जिम्मेदार हैं, है ना। तो ये सब सोचना है कि इतना सुंदर कल्चर है, इतनी खूबसूरती है, सब कुछ है, लेकिन हम दो गलतियां कर बैठते हैं, है ना, और उन्हीं गलतियों का खामियाजा हम फिर भुगतते हैं, है ना। जी बिल्कुल। जी जो हमारे गीतों में मिठास लाते हैं, उन पहाड़ों को हम नष्ट कर रहे हैं, तो हमारा ये जी संस्कृति जी कहाँ जा रही है, ये हमें सोचने की बहुत सीरियस होती जा रही है ये बात, और अब इस पर काम करने की जरूरत है। तो चलिए हम आगे अपने सवाल पर मैं आती हूँ कि आप एक चित्रकार भी हैं, और शिमला के गेटी थिएटर में आपका आर्ट एग्जीबिशन भी लग चुका है। जी। तो मैम मैं ये पूछना चाह रही हूँ कि कला के ये जो फॉर्म्स हैं, डिफरेंट फॉर्म्स जो हैं, वो आपको मतलब पर्सनल उस पे मैं ये पूछना चाहती हूँ, ये आपको कैसे इंस्पायर करते हैं, और आपकी जो चित्रकारी है, आपकी जो पेंटिंग है, उसमें वो किस तरीके से नजर आती हैं ये जो चीजें हैं, आपकी लाइफ से आर्ट कैसे कनेक्ट हो रही है, और वो कैसे दिख रही है आपकी उस आर्ट में, पेंटिंग में, उसके बारे में बताइए। वैसे पेंटिंग तो आप मेरे पीछे देख सकती हैं, बिल्कुल। जिसमें संगीत और कल वो सब कुछ नेचर सब नजर आ रहा है। लिली मैं कहूंगी कि लाइफ इन जनरल, है ना, जो आसपास हम देखते हैं उनसे चीजों से हम इंस्पायर होते हैं, और वही चीजें हमारे आर्ट को इंस्पायर करती हैं, है ना। जी। और फिर वापस वही आर्ट हमें उन चीजों को और खूबसूरती से देखने में मदद करता है ना। एक बार हम किसी आर्ट में घुस जाते हैं तो वही देखिए द होल प्रोसेस ऑफ डूइंग थिंग्स, है ना। जैसे कि पेंटिंग को जब हम एक बनाने की सोचते हैं, चित्रकला को सोचते हैं, तो पहले एक बहुत ही कोई आइडिया आता है एकदम से, है, या कोई बाहर गई है कहीं सीन आपको नजर आता है, जैसे कि आप कवित्री हैं तो आपका मन करता है मैं उस चीज के बारे में लिखूं, है ना कुछ एकदम से आपके जहन में आ जाती है बात, और उसका फिर आप एक खाका तैयार करती हैं बीच में, है ना। और फिर अपना जो भी आपकी जहां भी आप लिखना चाहती हैं, अपने फोन पर, अपनी डायरी पे, मतलब एक स्टेप बाय स्टेप की सब चीजें चलती है ना। आपके दिमाग में तभी से होता है कि ये किस किताब में जाएगी या मेरे अगले संकलन में जाएगी। सेम विद देखिए, मैं एक पेंटिंग अगर सोचती हूँ, मन बहुत सब लगता है कि इधर उधर के बाकी रंग कुछ कम हो रहे हैं, है ना। तो प्लान करना, और फिर देखिए अपने एक पैलेट को रखना, सामने रंगों का वो डिब्बा रखना, ब्रशेस तरह तरह के रखना, है ना,
और कैनवस कितना बड़ा कैनवस हो, कैसा कैनवस हो, और दिमाग में होता है कि ये जो है मेरी पेंटिंग, ये मुझे वॉल पे लगानी है या इसको मुझे कहीं एग्जिबिट करना है, ये अंदर रख देनी है, मैं क्यों बनाने जा रही हूँ। बहुत सी चीजें होती कि हम अपने किसी नियर एंड डियर वन के लिए बना रहे होते हैं, है ना। तो और फिर वो रंगों को मिक्स करना, द मिक्सिंग ऑफ कलर्स, है ना लिली। अगर आपने अभी तक ये चीज को नहीं किया है तो प्लीज मेरे कहने से कभी कोशिश कीजिएगा। ये मेरे ख्याल इतना सुंदर होता है, रंगों की मिक्सिंग जो होती है ना, बहुत ही खूबसूरत एक ये एहसास होता है। और कभी कभी कुछ ऐसे रंग वो मिक्स करके निकल आते हैं, है ना। वो तो हम सारे पढ़ते हैं ना कि ये और ये मिलेगा तो ब्राउन हो जाएगा, सफेद और वो तो पिंक हो जाएगा। बट जब हम खुद मिक्सिंग पे आते हैं तो हम हजारों तरह के रंगों को, अच्छा देखिए मेरी कोई ट्रेनिंग नहीं है इसमें, है ना। मेरे पास तो कभी, मेरे ख्याल से हमारे समय में तो स्कूल में सब्जेक्ट भी नहीं होता था, ड्राइंग जो आजकल कंपल्सरी है सब, ये भी नहीं होता था। तो मैंने जो भी कुछ किया है सब अपने ही शौक की वजह से आज स्टार्टेड इट। तो ये जो सारा प्रोसेस है, वो एक चीज तो बाद में बन के तैयार होती है, लेकिन उस प्रोसेस को जो आप एंजॉय करते हैं, है ना। सो जैसे आपसे बात हो रही थी मेरी कुछ दिन पहले कि आप आजकल थिएटर में शौक रख रही हैं, और तो देखिए वो जो प्रोसेस होता है, क्योंकि मैं थिएटर से भी हूँ तो मैं समझती हूँ कि वो जो रिहर्सल्स होती हैं, है ना। ऐसा नहीं होता कि जाते ही आप रिहर्सल शुरू कर देते हैं, आप कुछ लोगों से मिलते हैं, उनसे बातचीत करते हैं, वो स्क्रिप्ट डिस्कस होती है, कौन से रोल के लिए कौन आदमी सही रहेगा। कई बार वो डायलॉग बदले जाते हैं, बहुत लंबा प्रोसेस होता है। जो देखने वाला है वो 45 मिनट्स का या 1.5 घंटे का या 3 घंटे का वो प्ले देखता है, लेकिन जो उसके पीछे जाता है सारा प्रोसीजर होता है जी, वो जो चीज होती है, दैट होल जर्नी इज सो ब्यूटीफुल, सो एनकरेजिंग, है ना, सो गिविंग। तो वो सारी चीज जो होती है, और अगली बार के लिए आपने क्या गलती नहीं करनी है ना। तो ये भी हम तभी ठान लेते हैं कि अगली बार हम ये गलती नहीं करेंगे। तो ये बहुत सी चीजें सेल्फ लर्निंग होती है, सेल्फ लर्निंग। और जब एक बार आप रंगों को नए नए को बनाते हैं, तो अगली बार जब आप जाती हैं कहीं नेचर में, तब आप फिर से उन रंगों को देखते हैं, कोई नए फूल खिलते हैं उनके रंगों को देखते हैं, तो आपको एकदम से आप कनेक्ट कर पाते हैं उस चीज को, है ना। सो इट्स वेरी वेरी ब्यूटीफुल थिंग। और चित्रकारी, गिव मी सम हॉट वाटर। चित्रकारी हमें वो सब दे देती है जो शायद कभी कभी शब्द नहीं देते, ठीक है। सो दिस इज ऑल अबाउट दिस। सॉरी, थोड़ा सा मुझे गले में दिक्कत रहती है, आई एम गोइंग टू हैव अ टैबलेट। जी लिली। मैम आपने ये बहुत अच्छी बात की कि जो 45 मिनट का शो या एक कंप्लीट बुक या एक जो आपने जो पीछे ये पेंटिंग लगा रखी, ये जो कंप्लीट हमारे सामने रखी हुई है, इसको तैयार होने के पीछे की जो प्रक्रिया है उसको आदमी एंजॉय करता है। मतलब जो आर्टिस्ट होता है वो उस चीज को एंजॉय करता है, और वही मेन होती है, वो चीज मेन होती है। और उसकी इंस्पिरेशन आप अपने आसपास की चीजों से लेते हैं। तो मैम ये तो हो गई आपके पेंटिंग की बात। अब मैं आती हूँ कि आपने इंग्लिश लिटरेचर अध्ययन किया है और आप अध्यापन से भी जुड़ी रही हैं, पर आजकल आपका इंटरेस्ट हिंदी साहित्य की तरफ है, और आप पढ़ती हैं, और मैं फेसबुक पर भी देखती हूँ आप काफी मतलब पढ़ रही हैं और अपनी टिप्पणियां भी देती हैं, और वो बड़ी रोचक होती हैं। तो मैम उसकी वजह क्या है? मतलब हिंदी लिटरेचर में जो आपका रुझान हुआ है उसकी क्या वजह है? अचानक कैसे मन इधर की तरफ का मन कैसे बन गया आपका? देखिए लिली, ये अचानक तो नहीं था, क्योंकि मैं थिएटर से हमेशा जुड़ी रही हूँ। और हिंदी, जो हम हिमाचल में हैं, पहाड़ी के साथ हिंदी ही हमारी भाषा, हम बातचीत करते हैं। तो हिंदी तो देखिए अपनी भाषा है, कोई ऐसा बात नहीं है। लेकिन मतलब नाटक पढ़ना या एक सब्जेक्ट की तरह पढ़ना, 10th तक मैंने हिंदी पढ़ी। तो लेकिन क्योंकि अपना सब्जेक्ट, अपना विषय इंग्लिश था और पढ़ाना था, तो आप समझ सकते हैं कि वक्त कम मिलता है दूसरे विषय, फिर कहीं बैक स्टेज ले लेते हैं, है ना। कोई आपको तैयारी अपनी टीचिंग में करनी है, अपने आप को और ज्यादा बेहतर उसमें करना है, तो आप एक ही सब्जेक्ट से जुड़े रह जाते हैं, है ना। लेकिन जब मैंने ये म्यूजिक का
अपने पहाड़ी फोक म्यूजिक पे काम करने का सोचा, तो क्योंकि पहाड़ी की तो देखिए अपनी स्क्रिप्ट नहीं है कोई भी, है ना, तो जो सबसे क्लोज कंफर्टेबली जो क्लोज लैंग्वेज है वो हिंदी है ना, और हिंदी हम जानते भी हैं, बोलते भी हैं, तो मुझे लगा कि मुझे हिंदी और ज़्यादा पढ़ना चाहिए, क्योंकि मैं जब भी कभी, और जब मैं थोड़ा बहुत लिखना शुरू किया तो हर तीसरे सेंटेंस पे मैं अटक जाती थी कि अब मैं क्या लफ्ज़ लिखूं यहाँ पे, है ना। तो एक बार मुझे एक डॉक्टर सारस्वत हैं, हिमाचल के एक जाने माने बड़े साहित्यकार हैं, वो विश्वविद्यालय में, हिमाचल विश्वविद्यालय में वो प्रोफेसर रहे और बहुत लिखा है उन्होंने। सो एक बार मैं उनके साथ एक 15 दिन का थिएटर फेस्टिवल में मैं जज थी उनके साथ, तो हर अगले दिन हम रिव्यू करते थे प्लेस को, तो उन्होंने रोज मुझे कहते थे कि ये अनीता जी आपकी जो टिप्पणी होती है ना वो बड़ी अलग होती है सबसे। तो मैंने कहा सर टिप्पणी तो मुंह से देनी है, लेकिन जब वो लिखने की बात आती है तो मैं नहीं लिख पाती हूँ, है ना, बहुत सी चीजें होती हैं मन में, मुझे समझ ही नहीं आता है कैसे लिखूं। तो उन्होंने कहा हूबहू वैसे ही लिख दीजिए जैसे आप बोलती हैं, बिल्कुल परवाह मत करिए कि हिंदी का शब्द है या नहीं है, ये पहाड़ी का शब्द है, ये अंग्रेजी का शब्द है, ये फ्रेंच है, कुछ भी है, आप हूबहू वैसे लिखिए। और जब आप लिखती चले जाएंगी, खुद अपनी चीज को बार बार पढ़ेंगी, तो आपको पता चलेगा कि मुझे कोई और शब्द इस पे डालना है ना, या तो अपने आप आपका पढ़ने का भी रुझान होगा। तो इसी तरह से और फिर वही बात फिर से आ गई कि जब यहाँ आई दिल्ली में, तो मतलब और फिर उसके बाद कोरोना का टाइम, तो एक तरफ से तो शायद उसके साथ से खराब चीज हो नहीं सकती कोरोना जैसी, लेकिन कोरोना ने हम सबको समय दिया अपनी स्किल्स को और भी ज्यादा परफेक्ट करने का, उनको पॉलिश करने का, है ना। और ये मैं कहूँगी रीडिंग का तो मुझे बहुत ज्यादा समय मिला, और उसमें सबसे पहले जो आई थिंक 19 में ही किताब आई थी इनकी, या 18 में, यतीन्द्र मिश्र जी की अख्तरी। और मैंने सुना था, लेकिन क्योंकि मेरा गज़लों का रुझान रहा था जो कि कहीं छूट गई थी कई दशक पहले, जब मैंने वो अख्तरी पढ़ी, और कमाल का लिखते हैं, आप जानती होंगी यतीन्द्र मिश्र तो हिंदी, अंग्रेजी, उर्दू उनकी कमाल है, वो म्यूजिक के क्रिटिक हैं लेकिन लिखते कमाल हैं वो। तो वो इतनी सुंदर उनकी एंथोलॉजी है, तो और उसको इतने अच्छे तरीके से, इतने सुंदर तरीके से लिखा है कि मेरी गजल गायकी फिर से शुरू हो गई, फिर से मैंने गाना शुरू कर दिया। मतलब 3 दशकों के बाद मैंने वो गजलें, जो कभी जहां से मेरी संगीत की यात्रा शुरू हुई थी, और मैंने बेगम साइगा की गजलें ही गाना शुरू किया, और अच्छा लगा मुझे। और अपने वो जैसे कहते हैं ना, अपना ही काम आपकी इंस्पिरेशन होता है ना, एंड वन गुड बुक लीड्स यू टू अनदर। और उस एक किताब इतनी अच्छी थी कि उसके बाद तो मैंने उसी साल में 50 किताबें पढ़ ली, जिसमें कि शिवाजी सावंत साहब की मृत्युंजय भी थी, जिसमें मुझे 5 शब्दों में 4 के मीनिंग देखने पड़ते थे। मेरे लिए मुश्किल थी वो भाषा, लेकिन बड़ा मजा आया वो पढ़ने में भी, है ना। मतलब मैं लीजिए 8-8 घंटे पढ़ती थी मैं उस किताब को, मोटी किताब है मृत्युंजय तो, है ना, लेकिन मैंने पढ़ी, और उसके बाद खूब पढ़ा मैंने। और अब तो खैर द जर्नी कंटिन्यूस, और नए ऑथर्स के साथ, और ये सब मतलब कंटिन्यूसली आई एम डूइंग, है ना। और वैसे ये कुछ नया नहीं है कि आप अंग्रेजी पढ़े हुए हैं तो आप हिंदी नहीं कर सकते या पहाड़ी नहीं कर सकते हैं। बहुत बड़े बड़े एग्जाम्पल्स रहे हैं, और उनके तो हम लोग 0.1% भी नहीं है। फैज साहब को देखिए आप, अंग्रेजी के प्रोफेसर रहे वो, है ना, लेकिन दुनिया में ऐसा कौन है जो उनकी उर्दू से मतलब इम्प्रेस्ड नहीं है, नहीं है ना। या हरिवंश राय बच्चन जी, उनको बिल्कुल, हरिवंश राय जी, मैथिली शरण गुप्त, ये सब लोग अंग्रेजी के ही अंग्रेजी के प्रोफेसर रहे हैं, लेकिन क्या लिखा है साहब इन्होंने, अभी तक इनको कोई छू नहीं पाया है ना। तो मेरे ख्याल से जो भाषा को हम हवा बना देते हैं ना, है ना, वो एक जो हवा शब्द है उसको मैं बार बार यूज करती हूँ और करना चाहती हूँ, चाहे किसी को कितनी भी नाराजगी उससे हो जाए। हम जब बात आती है हिंदी की तो हम कह देते हैं कि साहब उसका साहित्य पढ़िए, आप पहले कहानी मत पढ़िए, आप ये पढ़िए, वो पढ़िए, स्तंभों को पढ़िए। ऐसे नहीं होगा। कोई जरा सा भी इंटरेस्ट आपको दिखाता है, वांट टू लर्न हिंदी, या छोटी सी कहानी दीजिए ना उसे पढ़ने के लिए, कोई लोटपोट चंपक या ऐसी छोटी छोटी कोई खरगोश की कहानी, कोई प्यासे कौवे की कहानी, वो है ना। जी, बिल्कुल सही कह रही हैं। धीरे धीरे इंटरेस्ट बिल्डअप होता है ना। तो जी, जी। अगर हमें जितनी ज्यादा भाषाएं आती हैं,
हम उतने ही ज़्यादा लोगों को कनेक्ट कर सकते हैं। और मुझे तो जैसे निर्मल वर्मा जी और मंगलेश डबराल जी के बारे में मेरे बेटों ने बताया, जो कि खुद अंग्रेजी पढ़ रहे थे कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय में, है ना? उन्होंने वहां से कहा कि माँ, आप अगर हिंदी में इंटरेस्ट लेंगे तो निर्मल वर्मा जी की ये किताब पढ़िए, मंगलेश डबराल जी की फलां पोएम पढ़िए, है ना? तो वहां से फोन करके, वहां से उन्होंने मुझे पोएम्स के वो लिंक दे दे के भेजे कि आप इनको पढ़िए, है ना? तो ऐसा, और वो खुद भी वहां पे अंग्रेजी पढ़ते हुए और अंग्रेजी में लिखते हुए वो पहाड़ी संगीत को वो अपना पियानो और गिटार पे वहाँ काफी पॉपुलर करते हैं, है ना? तो अंग्रेजी अपना कोई भी भाषा तो माध्यम है, जितनी हम सीखेंगे उतना ही अच्छा है ना? जी, 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 लिली, मैंने बिल्कुल। ज़्यादा लंबा मेरा आंसर हो गया लगता। नहीं, तो नहीं, ऐसी बात नहीं। मैम, मैंने अच्छा है कि वो बातों का सिलसिला जब चल जाता है तो ऐसे ही थोड़ा-सा अच्छा यहाँ लगा। एक और है कि कविता की आपने बात करी कि लिखने लगी, तो मैं, आप इजाज़त दें तो एक कविता पढ़ दूँ मैं यहाँ? जी, मैं वही कहने जा रही थी आपको ओके, कि ओके, हम ओके। पढ़ने की बात से थोड़ा लिखने पर आते हैं, और लिखने पे, ओके। सुनाइए एक कविता में। जी, जी, और इसमें आपको मेरी मेरा संगीत और ये सब आप जो पूछ रही थी ना कि कैसे आता है आपके लिए, तो वो मेरे हर काम में ये आ ही जाता है फिर, तो आप सभी की नज़र है ये, और ये मैंने लिखी थी कोरोना के टाइम में, ठीक है? तो उसका असर थोड़ा-सा आप देखिएगा। रंगों ने संगीत भरा ज़िंदगी में, या संगीत ने भरे रंग? रंगों ने संगीत भरा ज़िंदगी में, या संगीत ने भरे रंग, खूब साथ निभाते हैं मेरी आज़ाद दुनिया में दोनों। कभी कैनवस पर मेरी तूलिका से चित्रित होते रंग, कभी राग रागनियों में प्यार और इज़हार के रंग, कभी बगिया में महकते फूल पत्तियों के रंग, कभी दस्तरखान पर सजे स्वादिष्ट व्यंजनों के रंग। यहाँ मुझे आपकी लिली के लिलियापे याद आ जाती है। तो कभी दस्तरखान पर सजे स्वादिष्ट व्यंजनों के रंग, कभी बदलते मौसम के साथ परिधानों के रंग, तो कभी बदलते परिधानों के साथ बदलते मोतियों के रंग। ये रंगों की दुनिया सचमुच बहुत खूबसूरत है, इंद्रधनुष सी। लेकिन कुछ दिन से ये सब रंग अजीब से क्यों लगने लगे हैं? जब से देखा है उन भूख से बिलखते बच्चों को, जो अपने माँ बाप की उंगली थामे झुलसती दोपहरी में चले जा रहे हैं, शायद घिसटते जा रहे हैं। उनकी सूनी आंखें पूछ रही हैं मुझसे, कैसा होता है रोटी का रंग? क्या बात है। वो लाचार नजरें हर वक्त मेरा पीछा कर रही हैं। मैं जवाब ढूंढने की कोशिश कर रही हूं अपनी कलर पैलेट में, बर्न्ट सिएना, फ्लेक व्हाइट और येलो ऑकर के मिक्सचर में, कभी हारमोनियम के साथ श्री मारवा मियाँ की तोड़ी में। सब कुछ जैसे थम सा गया है। आज उन खूबसूरत रंगों के मायने बदल रहे हैं, बहुत फीके पड़ रहे हैं, पहचान से परे। राग रागनियों की स्वर लहरियां बेसुरी हो रही हैं। कैसा प्रश्न है ये उनकी आंखों में? मैं बेबस हूं, मैं शर्मिंदा हूं अपने इंसान होने पर। मैं उनकी आंखों की पीड़ा भर देना चाहती हूँ अपनी तूलिका में, छिड़क देना चाहती हूँ अपने कैनवस पर, उन आंखों का सूनापन रच देना चाहती हूँ किसी बंदिश में। लेकिन वो दर्द भरी आंखें रोक देती हैं मुझे, मानो कह रही हूं, मत बनाओ मेरी मजबूरी को अपने चारुकेशी और अहीर भैरव की बंदिश। मत पिरो मेरी बेबसी को अपने मायावी शब्दों के जाल में। तुम्हारे रंग, तुम्हारा संगीत, तुम्हारी कविता तुम्ही को मुबारक। उन मासूम आंखों में भरी पीड़ा के सामने मेरी सारी दलीलें खोखली हो गई हैं। वो बरसों से मेरी मोटिवेशनल स्पीचेस, वो मेरे इंटेंस स्टोरी टेलिंग सेशंस, वो प्रकृति को आत्मसात करने की सलाहतें, वो जीवन की जीवंतता बढ़ाने की बातें, सब एक ढोंग दिखाई देने लगी हैं। सब क्या एक बात है। ढोंग दिखाई देने लगी। बहुत खूबसूरत, बहुत खूबसूरत बात है। थैंक यू। सब एक ढोंग दिखाई देने, सच कह रही हैं मैम। जो अ, जिन आँखों की आप बात कर रही हैं, उन आँखों पर आप कविता लिख के उसे क्या देंगे? आप उन आँखों
पे जो भूख की जो एक वो झलक दिख बिल्कुल, रही है, उस पर आप पेंटिंग बनाकर आप उसको क्या देंगे? उससे क्या आपने मिलना है? कहा बिल्कुल, रोटी का बिल्कुल। क्या रंग होता है, बहुत ही जी, जी। भावपूर्ण और सारपूर्ण कविता मैम आपकी। तो मैं शुक्रिया लिली। कविता से थोड़ा आगे आती हूँ, आपके लेखक जी, पक्ष के बाद मैं आपके पाठक पक्ष पर भी आती हूँ। जी, आप एक सीरियस रीडर भी हैं। आपने जी। बताया कि आपने बहुत सारी किताबें पढ़ी, अख्तरी के बाद आपने करीब 50 किताबें पढ़ डाली। तो उसी साल में, 1 साल में। जी। 1 साल में आपने इतनी सारी किताबें तो 500 और हो गई होंगी। जी, जी, जी। जी, और जी। मैंने फ़ोटोज़ में आपकी बुक शेल्फ भी देखी है, वहाँ बहुत सारी किताबें जी, 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 रखी जी, जी। दिखाई देती हैं। तो मैम आप जी। बहुत सीरियस रीडर हैं और बतौर पाठक मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ कि साहित्य को लेकर जितनी भी धाराएँ हैं, जितनी भी विचारधारा है, कुछ लोग ये मानते हैं कि जो ट्रेडिशनल वे ऑफ राइटिंग है वही साहित्य में आना चाहिए। मतलब कुछ लोग उसी को अमल कर रहे हैं, आज भी उसी पैटर्न पर लिख रहे हैं या कुछ जो आज के नए लिखने वाले हैं, उनका जो वे ऑफ राइटिंग होता है, वो एक डिफरेंट है। ठीक है? जी। तो ये जो इतने सारे जो राइटिंग के पैटर्न हैं, तो एक पाठक की दृष्टिकोण से साहित्य, असल में वास्तव साहित्य कहाँ से निकल रहा है? वो ट्रेडिशनल वे ऑफ राइटिंग को ही फ़ॉलो करना या युवाओं की तरीके से जो उनकी सोच का जो तरीका एक जोश है, एक उत्साह है उनमें और बहुत सारा नयापन देखने को मिलता है, वो तो और एक चीज़ और मैम कि पाठक जो होता है वो पढ़ के बाद लेखक तो चलिए उसने जो देखा वो लिख दिया, पर जो पाठक होता है वो सही जज कर पाता है। तो एक पाठक के नज़रिए से मैम साहित्य क्या है और वो असली साहित्य उपजता कहाँ से है? ये बताइए। अ, लिली प्रश्न तो बड़ा ही गहरा भी है और सटीक प्रश्न है। मैं कोई अभी खुद इतनी बड़ी लेखक तो हूँ नहीं। हाँ, पाठक भी अभी नई-नई पाठक हूँ हिंदी की तो। तो with all due respect to our established and big authors and writers, मैं ये कहना चाहूँगी कि हमें अपना जो होराइज़न है ना, सोच जो है थोड़ी और बड़ी करनी पड़ेगी, विस्तृत करनी पड़ेगी, है ना? क्योंकि जब तक हम अ, बहुत तरह के दूसरी भाषाओं के साहित्यों को नहीं पढ़ेंगे या दूसरे जो लैंग्वेजेस का अगर हमें वो भाषा नहीं भी आती है, उनकी ट्रांसलेशंस अवेलेबल हैं, हम उनको पढ़ सकते हैं। जी, तो बिल्कुल। और वैसे भी जैसे कि पाब्लो नेरुदा के कहीं-कहीं शब्द हैं शायद कि देखिए ये तो जैसे कविता है, वो तो उसकी है जिसने उसे पढ़ लिया, है ना? जो उसको पढ़ता है या जिसने उसे यूज़ किया है ना? हाँ तो जी। साहित्य तो उसी का हो जाता है। और वैसे अगर आप पढ़ें एक चीज़ जो बार-बार आजकल मैं देख रही हूँ नए इनमें कि सबकी एक शिकायत ज़रूर होती है अच्छे-अच्छे लेखकों की भी कि हमारी चीज़ चुरा ली गई। है ना? मेरे ये शब्द चुरा लिए या वो शब्द चुरा लिए। मुझे कहीं तक ये बात जो है सही मतलब बहुत मायने तक नहीं लगती है क्योंकि जब आप पढ़ते हैं ना बहुत सारा पढ़िए तो आपको पता चलेगा कि जो हमने आज लिखा है वो हमसे 200 साल लिखा पहले कहीं वो लिख लिखा गए हैं। जाए। कहीं जी, वर्ड्सवर्थ लिख गए हैं, कहीं शेक्सपियर लिख गए हैं और आजकल एक जो बड़ी हैरानी की बात है स्पेशली मैं बहुत ही यंगस्टर्स को कहूँगी कि एक फैशन हो गया है फ़ोटो के ऊपर एक कोटेशन डालने का, मैं भी करती हूँ, मुझे भी आदत है। तो उसमें हम मतलब मुझसे भी हो जाता होगा शायद कभी, वैसे मेरी पूरी कोशिश रहती है कि अगर ऑथर का नाम सही तो एट लीस्ट इट शुड बी विदिन द कॉमास, है ना? तो हम बिना किसी का नाम लिखे, बिना ये मेंशन किए कि ये किसके शब्द हैं, पूरे धड़ल्ले से हम अपने शब्द बनाकर उनको पेश कर देते हैं कोटेशन और वो ये भी भूल जाते हैं कि यहाँ पे कुछ लोग आपको पर्सनली भी जानते हैं, है ना? जब कोई आपको जानता है कि आप 2 लाइन्स नहीं लिख सकते हैं, आप एक शब्द सही अंग्रेज़ी का नहीं बोल पाते हैं, लिख पाते हैं, कहाँ से आप इतनी बड़ी कहीं वो शेक्सपियर की या वर्ड्सवर्थ की वो चुरा के लिख देते हैं, वो तो चलिए एक मुद्दा है ना? लेकिन ऑन अ सीरियस नोट ज़्यादा से ज़्यादा रीडिंग जब हम करें, है ना? नए ऑथर्स, पुराने ऑथर्स सबको लेके तब ये बात क्लियर होती है कि हमने कुछ नया नहीं किया है ना? जैसा कि कहते हैं कि कुछ भी नया नहीं होता, बस अंदाज़े बयान नया होता अलग होता है है। ना? जी, अंदाज़े जी, बयान नया होता है, बातें वही हैं, है ना? और सभी को जो लिखने की प्रेरणा वो आस-पास से ही मिलती है। उसी पहाड़ के बारे में निर्मल वर्मा जी भी लिखते हैं, है ना? उसी पहाड़ के बारे में कोई हँसी व्यंग में भी लिख जाता है ना?
उसी पहाड़ के बारे में अनीता पांडे भी लिखती है, जो इससे ज्यादा लिख ही नहीं पाती है कि तू पहाड़ ने मुझे बुलाया और पहाड़ ने मेरे से गीत गाया, मैं इससे ज्यादा नहीं लिख पाती हूँ, है ना। अब निर्मल वर्मा जी का आप पहाड़ के बारे में पढ़ें तो किस तरह की वो जो सर्दियों के जो बर्फबारी हुई होती है, जो किस तरह का वो जो लोनलीनेस वो उनकी है और जो पीड़ा वो क्रिएट करते हैं, मैं नहीं समझती और कोई कर सकता है ना। हम वहाँ रहने वाले लोग सारी जिंदगी जो रहे, 10 साल में शिमला में उसी बर्फबारी में पूरी सर्दियों में रहती थी, हम वो चीज नहीं समझ पाते हैं, है ना। लेकिन वो जिस समय वो रहे हैं, है ना, जब लकड़ियां भी काट के आनी है बाहर से, आधा टाइम इलेक्ट्रिसिटी नहीं है, कई कई दिनों तक इलेक्ट्रिसिटी नहीं होती, तो वो एक अलग बात थी। तो वो उन्होंने किस समय कौन सी चीजें लिखी, आजकल के लोग किस कैसे लिख रहे हैं। अब मैं आती हूँ, ये लंबा हो रहा है, मैं आपके प्रश्न पर आती हूँ कि जो नए लोग हैं, है ना, मैंने इन सब बड़े लोगों से, जो बड़े जो हमारे एस्टेब्लिश्ड हैं, उनसे मैं बहुत सीख रही हूँ, उनको मैं पढ़ने की कोशिश कर रही हूँ, समझने की कोशिश कर रही हूँ। लेकिन जो नए हैं, जिनमें मैं कहूँगी मानव कौल, है ना, या दिव्य प्रकाश दुबे, इन लोग, इस तरह के जो ये आर्टिस्ट, इन्होंने इतना ज्यादा राइटिंग को रीडेबल बनाया है एंड विद लॉट ऑफ डेप्थ। ऐसा नहीं है कि ऐसे ही कुछ लिख दे रहे हैं, ऐसा ही नहीं लिख दिया है इन्होंने। मानव कौल ने एक ही सेंटेंस पे कि बहुत दूर आखिर कितना दूर होता है, वही उनकी किताब का टाइटल है ना। और पूरी किताब में वो चलता है और इतनी खूबसूरत बातें कही हैं। तो इन्होंने भाषा को कहीं अहुआ नहीं बनाया है, कहीं कहीं बीच में अंग्रेजी का लफ्ज भी है, जहां जहां उनको जैसे शब्द आते गए। इसीलिए जो है, जो आजकल की यंग पीढ़ी, जिनको पिछले 2-3 दशकों में यही बात चलती थी कि बच्चे पढ़ते नहीं हैं, आजकल के यंग, आजकल के बच्चे पढ़ने लगे हैं, है ना। तो ये मुझे आज के इनके बारे में जो, और उसमें ये बधाई के पात्र हैं सभी जो आजकल के ऑथर्स हैं ये नए। और आप देख लीजिए, जैसे आप ही हैं, इतना आप सीरियस लिखती हैं, अगर आपकी अतृप्ता को पढ़ा जाए और दूसरी तरफ लिली के लिली आपे पढ़े जाए, है ना, तो हास्य व्यंग्य है, किसी को भी मतलब 10 मिनट में खत्म होने वाली बुक है, अगर इतना सीरियसली उसको पढ़ा जाए, है ना। तो हर तरह का लेखन, हर तरह का लेखन जो है, वो लेखन को इंटरेस्टिंग बनाता है, रीडेबिलिटी बढ़ती है, रीडर्स बढ़ते हैं और इंटरेस्टिंग होता जाता है ना। तो मुझे लगता है कुछ तो ऐसा होना चाहिए कि जिससे नए बच्चे हमारे जुड़े, हमारे यंगस्टर जुड़े और रीडिंग की हैबिट को वो फॉलो करते जाए। जी बिल्कुल। जी जी, मतलब ये कि एक कोई वो दायरा नहीं बना देना चाहिए कि ये हाँ, ही साहित्य है, वो यही क्लिष्ट है, साहित्य है, ऐसा समय नहीं नहीं होना, होता है, ऐसा ऐसा नहीं नहीं होना होता। चाहिए। जो जी नयापन है उसको भी एक्सेप्ट करना आना चाहिए, और जो नए लोग जी, लिख रहे हैं वो वाक़ई ही बहुत काबिले तारीफ है। और काबिल का, ऐसी बिल्कुल। ऐसी बात नहीं है कि लोग कहते हैं ना हिंदी कौन पढ़ता है, लेकिन जब किताबें छपकर आती हैं और बुक फेयर में हम लोगों की भीड़ देखते हैं हिंदी की दुकानों पे, तो ये बात जी, कहीं न कहीं लगता है कि पता नहीं कितनी सच है। हाँ, तो नहीं मैम नहीं, चलिए। खूब पढ़ी जाती है हिंदी भी, और पढ़ी जानी चाहिए, है ना। इसका कोई पता नहीं है, जो अलग सा वो हो गया है, वो एक अलग मुद्दा है, उसको कभी फिर से डिस्कस करेंगे कि ये जो शो ऑफ वाली बात है, वो शायद उसका हिस्सा हो जाती है। पर चलिए, आज का वो मुद्दा हमारा नहीं है, सो किसी और दिन हम उसको लेकर बैठेंगे। चलिए, आप अपना आगे जो भी बताना चाह रही हैं, प्लीज। अ, मैम बहुत काफ़ी सारी विधाओं पर, आर्ट के ऊपर, रीडिंग के ऊपर, राइटिंग के ऊपर, थिएटर के ऊपर और सिंगिंग के ऊपर अभी आपसे बात हुई है, और उसमें से थोड़े-थोड़े जो सूत्र हैं वो मुझे अगले क्वेश्चन की ओर जी लेकर चल रहे हैं कि मैम इतनी सारी आप कलाएँ जानती हैं, विधाएँ, मतलब फॉर्म ऑफ आर्ट्स आप इतना सबके बारे में जानती हैं, संगीत है, गीत है, ये सब कुछ। तो आपकी नज़र में ये जो डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ आर्ट है, इसमें कोई एक कॉमन लिंक होता है? क्या आपको ऐसा लगता है कि अगर आप किसी एक आर्ट के बारे में जानने लगी हैं और आप मान लीजिए कि आप म्यूज़िक जान रही हैं, उसके बाद आप पेंटिंग की ओर स्विच ओवर करती हैं, तो आपको लगता है कोई एक कॉमन लिंक है जो सबको एक साथ जोड़ रहा होता है? और उसकी ये वजह से आपको दूसरी जो है वो समझने में आसानी हो जाती है, ऐसा कुछ है मैम? वेरी ट्रू, लेकिन ये तो मुझे लगता है बहुत ही एक इम्पोर्टेंट आपने प्रश्न किया है।
मुझे लगता है कि जो हर कला है ना, हर एक कला ट्रांसफरेबल होती है ना। आप अगर एक अच्छी कलाकार हैं, पेंटर अच्छी हैं, और जब आप खाना बनाती हैं और आप उसको टेबल पे ले करती हैं, है ना, तो देखने वाले कहेंगे अरे यार, मतलब व्हाट अ लेआउट। फिर दूसरा कोई कहेगा भी कलाकार हैं वो, है ना, कह देते हैं ना कलाकार है, उनके इसमें डिफरेंस तो होगा ही, है ना। हो गए तो कहीं ना जी। कहीं वो चीज निकलती जी, है ना। आप अगर पेंटिंग करते हैं, आप दूसरी तरफ देखिए, मुझे जो मैं समझती हूँ कि हर एक औरत एक बहुत अच्छी कलाकार है ना। जब वो किचन में प्लान करती है कि मुझे जो है अलग अलग रंगों की सब्जियां लेनी है, हाँ, या जब वो एक तड़का डालती है और उसमें देखती है कि प्याज अब जो है ट्रांसल्यूसेंट हो गया है, अब वो लाइट डार्क हो गया, अब वो और डार्क हो गया, या अब मुझे वो कुरकुरापन चाहिए, तो चार रंगों की नॉलेज तो उसे वहीं होती है ना। बिल्कुल तो होती है मैम। बिल्कुल होता है ना। तो इन सब चीजों के लिए जो एक कॉमन लिंक है, कॉमन लिंक जो मैं पहले उस बात को कहूंगी, दैट इज फ्लो ऑफ थिंग्स, फ्लो ऑफ थॉट्स, है ना, जो इन सबको जोड़ती हैं, जो एक से दूसरे उसकी तरफ चलती हैं चीजें। इसमें आप देखिए कि किचन की हम बात कर रहे हैं, जैसे रोटी बनाना है ना। मुझे तो लगता है हर आर्ट फॉर्म जो है सबसे पहले माँ की रसोई से निकलती है, हर आर्ट फॉर्म, है ना। रोटी जो बनती है, आटा आप ऐसे ही पानी और घोल के नहीं बना देते हैं, उसको गूंदने में उसको कितना प्रेशर जाएगा, रोटी के लिए कितना प्रेशर जाएगा, ब्रेड के लिए कितना प्रेशर जाएगा, है ना, भटूरा बनेगा तो कितना प्रेशर जाएगा, जी, राइट। तीनों के लिए अलग अलग होता है। फिर जब आप बेलते हैं, आप यूं यूं नहीं करते रहते हैं उसे गोल करने के लिए, आप हल्का प्रेशर देकर, और यूं भी नहीं करते हैं कि गोल हो जाए, आप ऐसे ही बेल रहे हैं लेकिन आपकी रोटी गोल हो रही है ना। और यहाँ में एक फिल्म, ये वेब सीरीज थी शायद या मूवी थी, वो बंदिश बैंडिट्स, अगर आपने देखी होगी, जी, जी। बहुत से लोगों ने देखी होगी। तो उसमें देखिए वो कितने, नसीरुद्दीन शाह साहब कितने बड़े चोटी के वो कलाकार हैं, वो सिखा रहे हैं और बच्चा वो उस तक, जिस लेवल तक उसे पहुंचना चाहिए वो नहीं पहुंचता है। और आखिर में उसकी माँ, जो खुद भी एक बहुत बड़ी संगीतकार रह चुकी है, लेकिन घर के हालातों में उसको आगे नहीं बढ़ने दिया जाता है, वो उसको सिखाती है। वो उसको ना गाना सिखाती है ना कुछ भी, लेकिन हर जगह का रिदम समझने की उसको ट्रेनिंग देती है। जब तुम झाड़ू दे रहे हो तब रिदम देखो, भिंडी कट रही है तब रिदम देखो, प्याज कट रही है तब रिदम को महसूस करो, या कपड़े धोबी वो मार रहा है नीचे और वो धो रहा है उन्हें, हाँ, या थापी का यूज कर रहा है, तो कितना उन चीजों में समझ आती है आपको एक रिदम की, है ना। तो ये जो चीजें हैं, ये रिदम, ताल, ये और जो फ्लो है, वो सब में कॉमन होता है। मैं तो यहाँ इवन स्पोर्ट्स की बात हम कल परसों कर रहे थे, स्पोर्ट्स में भी है, क्यों स्पोर्ट्स जो है वो आर्ट नहीं है। मैं तो क्योंकि बैडमिंटन प्लेयर रही हूँ, आप कभी एक बैडमिंटन मैच होते हुए देखिए कि प्लेयर जब जाता है वो एकदम से सर्व नहीं कर जाता है, वो टिक के खड़ा होता है बीच की लाइन पे, है ना। फिर वो रैकेट को पकड़ता है, शटल को देखता है, सामने जो है कोर्ट को निहारता है, उसको पता होता है, वो सालों की मेहनत होती है कि वो 44 फीट है, आगे का 7 फीट है, मुझे कहाँ तक शटल गिरानी है, लेकिन वो हर हर सर्विस से पहले उसको ऑब्जर्व करता है ना। जो आपका सामने प्लेयर खड़ा है उसके मनोभावों को पढ़ता है, राइट। तो ये जी, सब फ्लो है जो कि आपको हर विधा में चाहिए, चाहिए होता है। हर जी, विधा में चाहिए, ऐसे भी नहीं होता है कुछ भी। मैम वो जी कुछ वो रील्स होते हैं ना, तो मैं एक दिन रील्स देख रही थी, तो उसमें दिखाया कि वो रोटी बेलने वाली बात पर मैं आपको कह रही हूँ कि उन्होंने बेला, फिर एक गोल थाली रखी काट के वो रोटी गोल हो गई, तो शॉर्टकट्स यस, भी बहुत है। क्योंकि हम बात बट कर वो रहे हैं, या हम बात कर रहे हैं आर्ट की, लिटरेचर की, हम बात जो है वो, ये जो फास्ट एंड फॉरवर्ड वाली बातें हैं, वो फास्ट फूड की बात हम बिल्कुल भी नहीं कर रहे हैं। सो आई थिंक इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, बिल्कुल। ये और इन बच्चों को समझ आ जाएगा वो लेटर बीच स्टेज में में। मैंने जी मतलब वो जो आप फास्ट फूड वाली बात करी, वो कॉन्सेप्ट आजकल साहित्य और अन्य फॉर्म में भी देखने को मिलता है। लोग चाहते हैं बिल्कुल कि मिलता है। हम जी शॉर्टकट जी करके बिल्कुल आगे मिलता निकल है, जाए। देखिए उसमें लिली, मुझे जो खलता है उसमें भी कि लोग चार कविताएं लिख लेते हैं, फटाफट किताब छाप देते हैं,
और हर गली मोहल्ले में एक अवार्ड होता है ना, एक ग्रुप बन जाता है, उसको अवार्ड दे दिया जाता है, मतलब 1 महीने के अंदर आई एम सरप्राइज्ड, है ना, वो हो जाता है और लोग बहुत खुश हो जाते हैं, है ना। और हर ग्रुप में 8, 10, 20 लोग होते हैं जो अपने अपने की तारीफ करके, और इट्स वेरी सैड, है ना। ये साहित्य का एक मुझे हिंदी साहित्य में जुड़ने के बाद या इन प्लेटफॉर्म्स पे आने के बाद जो एक चीज खलती है मुझे, है ना, और मैं इसे ओपन कह रही हूँ, मुझे कोई इसमें डर या झिझक या शर्म नहीं है, नहीं बट होनी भी एट नहीं माई चाहिए। एज, नाउ आई एम गोइंग टू बी 63, एट माई एज मैं समझती हूँ कि मुझे सही बात कहनी चाहिए, सच बात कहनी चाहिए, है ना। देखिए, जब ये कोरोना के टाइम में हम लोग पढ़ते थे किसी ऑथर की कोई पोएम, आप रिसाइट करते हैं, देखिए आपको जो अच्छा लगेगा आप वो पढ़ेंगे ना, किसी जी दूसरे की आप वही चीज पढ़ेंगे और आप उसे एक वीडियो डाल देंगे। आप हैरान होंगी कि मैंने एक अच्छे नोटेड ऑथर की पोएम पढ़ी, मुझे बहुत पसंद आई, बहुत पसंद है ना, मैंने बहुत बार एग्जाम्पल भी दिया है, और ठीक है, मुझे अच्छी लगी, मैंने डाली, उन्होंने अपना अपना जो धन्यवाद जो भी करना था, और कुछ दिन बाद मुझे एक और बड़े ऑथर का फोन आया पर्सनल कि आप हमारी भी पढ़िए। मैंने कहा व्हाट डू यू मीन बाय अच्छा दिस, और उन्होंने उसकी क्लिपिंग करके भेजी कि इसी जगह पे पढ़िए। सो नहीं, ये देखिए, पता नहीं कितने लोग आज हमारे साथ जुड़े हैं, कौन कौन है, सबसे मैं इस चीज में माफी भी चाहूंगी इतना बेबाक बोलने के लिए, लेकिन ये चीजें डिस्कस होनी चाहिए। बिल्कुल होनी हम चाहिए। साहित्य की बात कर रहे हैं, फिर लोग कहते हैं जी हम साहित्य की सेवा कर रहे हैं, हम ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, ये कैसी सेवा है ना। तो ये कर देते हैं, अगर हम ये जो मीडिया है इसका इस तरह की चीज का अगर हम गलत इस्तेमाल है ये, है ना, आप सीरियस चीजों को या हंसी मजाक में कुछ भी है, लेकिन जबरदस्ती से आप चाहेंगे कि कोई आपकी तारीफ करे, आप एक ग्रुप में एक की तारीफ कर जाएं, दूसरा ग्रुप नाराज हो जाता है। I've seen this, है ना। तो मैं तो मतलब एक तरह से वो टिप्पणी देने वालों में ही हूँ, तो मुझे बड़ा हैरानी होती है कि अच्छा हुआ मैंने अब तक कोई किताब नहीं लिखी है। मैं कहीं 80 साल में ही लिखूंगी, हर साल उम्मीद होती है कि मेरी पूरी हो जाएगी, लेकिन नहीं होती है। पर चलिए, आप सबकी दुआएं रही तो शायद इस बिल्कुल बरस वो हमारी किताब निकल आए। बिल्कुल मैम, ये हमारी भी शुभकामनाएं हैं, जब आपकी रचनाएं आए तो वो जी, एकदम अनुभवपगी और बहुत ही गहरी रचनाएं हमारे सामने आए, जिससे आप जी, साहित्य समृद्ध हो शुक्रिया सके। जी। मैम, मैं अपने अगले और महत्वपूर्ण क्वेश्चन मैं इसको मानना जी, चाह रही हूँ। मैम, आपने हिमाचल में महिलाओं के सशक्तिकरण से रिलेटेड एनजीओज में भी काम किए हैं। जी, मैम, ये प्रश्न मैं पूछना चाहती हूँ कि क्या कमियां हैं जो इतना सशक्तिकरण होने के बावजूद भी वहां तक लोग नहीं पहुंच पा रहे हैं, या जो छूट जा रहा है, कौन सा वो पॉइंट है? मतलब कहने को तो औरत आज बहुत सशक्त है, सब कुछ कर सकती है, लेकिन फिर भी कंडीशन उतनी अच्छी नहीं है, एक तबका बहुत ही नीचे की तरफ है। तो इतना सब होने के बावजूद क्या पॉइंट्स है मैम, आपको क्या लगता है? आपने तो काम किया है इस क्षेत्र में। आ, मैंने उन्हीं, मतलब ये मैं खैर उन्हीं विमेन की बात नहीं करूंगी जो अंडर प्रिविलेज रहती हैं। मैं ये बात जो है, क्या है कि हम एक 8 मार्च को एक विमेन्स डे मनाकर सोचते हैं कि हमने उनके लिए सब कुछ कर दिया, है ना। जी वो काफी नहीं है। या औरतें जो, कुछ एक औरतें, चलिए जैसे हम लोग बैठे हैं, शायद हम उस प्रिविलेज्ड सोसाइटी को बिलोंग करते हैं कि बैठ के अपने मन की बात ओपन हम कर पा रहे हैं, है ना। या पढ़ने लिखने का हम लोगों को मौका मिल गया, या पीछे ऐसे परिवार रहे जिन्होंने हमें ये मौका दिया, ठीक है ना। तो ये सब होने के बावजूद, या आज देखिए महिलाएं सब बड़े बड़े ओहदों पे हैं, पुरुषों से ज्यादा बड़े ऊंचे ओहदों पे हैं, है ना। कई कई ऑफिसेज में तो बड़ा अच्छा लगता है कि टॉप उस पे वुमेन है, और बाकी सब कर्मचारी नीचे जो हैं वो पुरुष लोग हैं, है ना। लेकिन उससे क्या वो सब बातें हल हो जाती हैं क्या? जब वो औरत घर जाती है तो क्या तब उसे वो इम्पोर्टेंस मिलती है? हम्म, हर बार ये झंझोड़ता है मुझे प्रश्न, और बार बार जो मैंने रिसर्च करी है, ये बहुत ज्यादा इंटरव्यूज करे हैं,
बहुत सी महिलाओं से बात की है या अपनी और फ्रेंडली सर्कल में भी हम बात करते हैं कि ज़्यादा जो मैं रिसर्च में तो मैं ये देखती हूँ कि जो हमारे जो गाने होते हैं, है ना, जो फ़ोक सॉन्ग्स, ज़्यादा मैं तो क्योंकि फ़ोक सॉन्ग के आसपास मेरा ये है दायरा, उन गानों में भी अगर आप देखेंगे तो सिर्फ पुरुष की तरफ से ही हमें जो है पितृसत्ता देखने को नहीं मिलती है, महिला को महिला की तरफ से भी बहुत प्रताड़ना है। मुझे लगता है कि महिला को महिला का हिमायती होना पहले ज़्यादा ज़रूरी है ना? मुझे तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट लगती है और अपने जैसे फ़ोक सॉन्ग्स के ज़रिए देखिए हम कहीं का कल्चर जानते हैं, फ़ोकलोर्स के ज़रिए बहुत पुरानी अगर हम सोहिनी महिबाल की बात करते हैं, है ना? तो स्टोरी आप जानती होंगी, सोनी जो है कच्चा घड़ा लेकर वो दरिया से में तैर के जाती थी महिबाल से तैर के मिलने, जाती थी जी, कच्चा घड़ा है ले। ना? हाँ, जी, कच्चा घड़ा वो पंजाबी में गाना भी है। तो देखिए और अंत में जो उनकी मौत होती है तो उन्हीं की सिस्टर इन लॉ जो है घड़ा बदल देती है ना? जी, तो जी। गाने हैं इन पे, औरत ने औरत के साथ ही किया या फिर 2-3 गाने मुझे और मैंने कहीं लिखे थे देखिए जो मतलब पंजाबी गानों में आपको कहीं नहीं आएगा कि गाने में पुरुष की बुराई की गई हो। ज़्यादा से ज़्यादा ये कहा होगा कि जेठ जी आ गए और मैंने घूंघट निकाल लिया या ससुर जी ने मूर्छों को ताप दे दिया या जाट ने सर ये इस तरीके से होगी। लेकिन कोई वैसी बात नहीं होगी लेकिन जो महिलाओं का हर तीसरा गाना जो है उसमें कहीं न कहीं सिस्टर इन लॉ, मदर इन लॉ ये जो ये है ये गाने होते हैं। तो मैं 2-3 आपको एग्ज़ाम्पल दूँगी हाँ। तो जी, जी, एक-एक जी। लाइन है नी नैना ने बेईमाने नैना ने बेईमाने असां फिर भी बगाने तू यो वीर नु कसूती लुत मीन्स चुगली तू यो वीर नु कसूती लुत लाई नैन देनी अज तैं मैनू मार पुआई नैन देनी अज तैं मैनू मार पुआई नैन दे, है ना? और फिर एक और है वो बोलियां जो डालते हैं गिद्धे में, हाँ सस्ता मेरी बड़ी कपत्ती नित पवाड़े पावे औंदी जांदी रहे सखौंदी जद माही कर आवे, है ना? तो वो जो रोल डबल प्ले करते हैं, है ना? और हमारे पहाड़ी में भी है सस नणान में की जीना नी दिंदियां ठंडे पानी दा कुट पीना नी दिंदियां अख दी चरखा कतबो मेरे बांकु दिया चाचुआ, है ना? तो ये जो इनको हम टॉर्चर नहीं कह सकते हैं कि आपसे पानी भरवाती हैं या दिन भर चरखा काटने को कहती हैं या आपके पति से चुगली कर देती हैं या जो इस तरह की छोटी-छोटी लेकिन ये चीज़ें इकट्ठी होकर पूरी जिंदगी जब चलती हैं तो महिलाएं बहुत सी महिलाएं अगर आप मेंटल जाइलम्स में जाकर देखें मेरा वो भी काफ़ी एक वो एक्सपीरियंस क्या कहूँगी कुछ एक मतलब केसेस को मैं जानती हूँ वो मेंटल असाइलम तक पहुंच जाती हैं, है ना? 70-80% महिलाएं इस तरह के उससे निकल के वहां पहुंचती हैं, है ना? वो कह नहीं पाती हैं। अब वो कहेंगे भी किससे तो सब कहेंगे छोटी सी बात तो है यार घर का ही तो काम है, इसमें क्या है ना? लेकिन ये मुद्दे बहुत बड़े बन जाते हैं और मैं इस चीज के लिए मैंने एक कविता लिखी है जो मुझे ज़रूर सुनानी पड़ेगी जी, बिल्कुल क्योंकि सुनाइए। वो इसी मुद्दे तो शायद मेरी बात जो मैं कहना चाह रही हूँ वो और अच्छी तरह से पहुँचे जी, क्योंकि जी, आजकल जो है हार्डली एनीबॉडी इज़ अनएजुकेटेड पढ़ी लिखी ही लड़कियाँ हैं, है ना? इवन पुअर तबके में भी पढ़ी लिखी हैं, 10वीं तक तो हर कोई पढ़ा है किसी के सपने हैं, है ना? हर कोई वो इवन 10th पढ़ी हुई लड़की होगी उसका भी मन होगा यार मुझे नौकरी करनी है ना? कहीं तो नौकरी करनी है मुझे, है ना? और नौकरी सिर्फ इसलिए नहीं कि पैसे कमाने हैं यार घर से निकलना है सबको निकलना है ना? वो भी एक मुद्दा होता है। तो ये जो है मेरी अब इसको आप कविता समझिए या डायलॉग समझिए क्योंकि मुझे ज़्यादा इन विधाओं का पता है नहीं। कहीं मैंने 1-2 जगह अपनी और कविताएँ सुनाई थी तो उन्होंने कहा जी ये संवाद हैं, तो संवाद समझ लीजिए। ओके? सो चलिए। लिली जी ये जो मेरी कविता है ये है बेटों की माताओं से, ठीक है? तो नो ऑफेंस प्लीज़ अगर कोई सुनने वालों में सिर्फ पुत्रों की माताएँ मैं और आप तो अभी हैं ही दोनों बेटों की माताएँ बैठी हुई
लिली जी, मेरी आवाज आ रही है? जी, हेलो? अब आ रही है मैम, थोड़ा डिस्टर्बेंस हो रहा था बीच में। हेलो, आ रही अब है क्लियर मैम है? आपकी आवाज़। ओके। तो ओके, सो ये बेटों की माताओं से, ठीक है? और मुझे लगता है बेटों की माता होने के नाते मुझे पहले बदलना है अपने आप को, है ना? आई शुड एक्सपेक्ट कि जो 2 लड़कियां कहीं और दूसरे घरों में प्यारी सी पल रही होंगी, जिन्होंने मेरे घर में आना है, कि वो ये करें, वो करें, उनको ऐसा होना चाहिए, वैसा होना चाहिए। नहीं, मुझे बदलना है अपने आप को, क्योंकि आप ये भी उम्मीद करते हैं कि लड़कियां पढ़ी लिखी आएं, आप ये भी उम्मीद करते हैं कि वो जॉब करें, आप ये भी उम्मीद करते हैं कि आपके बेटे के बराबर वो समाज में खड़ी हों, उनमें गुण भी हों, हर चीज हो उनमें, है ना? तो फिर ये आप सुनिए, सुनो, ये जो तुम्हारे लल्ला को खाने में तुम्हारी बनाई चीजें बेहद पसंद है ना, वो उसकी शादी से पहले सब उसे सिखा देना अम्मा। जो तुम्हारे लल्ला की दुल्हनिया बनकर आएगी, वो केवल लल्ला की बहू बनकर नहीं रह जाएगी, वो अपने सपनों का संसार सजाएगी। वक्त बदल रहा है। अब के वो जो आएगी, वो तुम्हारी देहरी को रोज तरह तरह की रंगोली से सजाएगी। वो लिखणु, लिपण, मंदलू का फर्क कर पाएगी। ये जो तीनों शब्द हैं, ये पहाड़ी के हैं, उत्तराखंड में और यूज होते हैं। वो लिखणु, लिपण, मंदलू का फर्क कर पाएगी और अपनी इस कला को कूची और रंगों से कैनवास पर भी उतारेगी। किसी प्रदर्शनी की शोभा बढ़ाएगी। तुम लल्ला की अम्मा देहरी की रंगोली तक ही मत उसे रोक देना। अब के वो अपनी दमदार आवाज में तुम्हारे घर के भीतर ही सिर्फ भजन नहीं गुनगुनाएगी, वो असल संगीत के मायने ढूंढने कभी नदी किनारे, कभी पहाड़ पर, तो कभी परिंदों के पास जाएगी। अम्मा, तुम उस सूफी संगीत का आनंद लेना। अम्मा, तुम उसे पूजा घर में गाए भजन तक मत रोक देना। वक्त बदल रहा है, वो आज की लड़की है। अब के जो वो आएगी, तुम्हारे लाल संग सुबह जिम जाएगी, ऑफिस जाएगी, सांझ घर लौटकर सारा काम पूरा निष्ठा और मर्यादा के साथ निपटाएगी। किसी दिन तुम उसकी पसंद की तरकारी बना देना। उसे अपनी माँ की याद नहीं सताएगी और ना ही तुम्हें अपनी ससुराल भेजी बेटी बार बार याद आएगी। वो आज की संस्कारी लड़की वक्त आने पर अपनी जान पर भी खेल जाएगी। अब के वो जो आएगी, तुम्हारी दी हुई जयपुरी पायल को घुंघरू बना अपनी नृत्य कला को दूर तक ले जाएगी। ये तुम्हारे लिए हैं लाइनें लिली, तुम्हारे नृत्य कला के लिए। अब के जो आएगी, तुम्हारी दी हुई जयपुरी का पायल को घुंघरू बना अपनी नृत्य कला को दूर तक ले जाएगी। याद है अम्मा, तुम्हारी पायल बेड़ी बनकर रह गई थी। तुम उसकी पायल छनकने देना, पांव को थिरकने देना, उसकी ताल पर कोई सुंदर सी बंदिश गुनगुनाना। तुम्हें भी कब मौका मिला था अपनी धुन गुनगुनाने का। वो आज की लड़की है, वो जानती है संस्कारों की मर्यादा। तुम उसे सड़े गले संस्कारों की दुहाई देकर जिंदा लाश मत बनाना। उसे अच्छे संस्कारों के मायने समझाकर उसमें नए प्राण फूंकना, क्योंकि तुम सिर्फ सासू माँ ही नहीं, एक जन्मदात्री भी हो। वो छोटी छोटी खुशियां जीना चाहती है। अब के वो जो आएगी, अपने सपनों का सुंदर संसार बसाएगी। बस अम्मा, तुम याद रखना, उसके सुखी संसार की बुनियाद तुम्हें ही है बनना। आखिरी है, वो आज की लड़की है, माउंट एवरेस्ट चढ़ जाएगी, जहाज भी उड़ाएगी, एक बेहतरीन डॉक्टर, इंजीनियर, सशक्त सिपाही बन अपनी काबिलियत का लोहा मनवाएगी, सरहद पर सीमाएं बचाएगी, वॉरियर कहलाएगी। घर के बाहर वो हर तरह का हौसला दिखाएगी। सांझ ढले वो घर आने पर छोटी छोटी खुशियां जीना चाहेगी। वो अम्मा, उसे तुम देना। अम्मा, तुम्हें भी तो कब किसी ने समझा था। तुम अपने दिल की बातें रात जाग कर किसी
गुम डायरी के पन्नों में दफना दिया करती थी। वो जो अब के आएगी वो बेबाक अपने विचारों का आदान प्रदान करेगी, आदान प्रदान किसी कवि सम्मेलन में कर जाएगी। वो अपनी आने वाली किताब में तुम्हारी भी अनकही अनसुनी कविता को शामिल करेगी। तुम उसके शब्दों की ताकत बनना, उसकी कलम को स्वीकारना। तुम उसे सिर्फ लल्ला की बहू नहीं, आने वाली पीढ़ी की नींव समझना। तुम जिस दिन एक औरत, ये आपके प्रश्न का मैं समझती हूँ एक उत्तर है, जिस दिन एक औरत की हिमायती बन जाएगी, ये दुनिया ज्यादा हसीन हो जाएगी क्या? तब भी पितृसत्ता इतनी ही मजबूत रह जाएगी। तब क्या? तब भी पितृसत्ता इतनी ही मजबूत रह जाएगी। That's it. बहुत ही सुंदर कविता है मैम, और ज़रूरी कविता है। सुंदर से ज़्यादा ये बहुत ज़रूरी कविता है और लोगों को अमल में लाना मैं चाहिए। समझ रही थी कि ये मुझे ये कमेंट कहीं से आना चाहिए। शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। जरूरी कविता है। यस, बहुत ज़रूरी कविता है और इसे हमें अपने अंदर आत्मसात करने की ज़रूरत है। यही जो मैं पूछना चाह रही थी कि क्या छूट जाता है, कहाँ छूट जाता है? हर तरफ से तो बढ़ रही है, बट वो क्योंकि मुझे ये कहते हुए कोई वो नहीं है इसमें कि औरत ही औरत की सबसे बड़ी दुश्मन है किसी जी, लेवल बिल्कुल, तक, है ना? बिल्कुल। देखिए, मैं आपने क्योंकि ऐसे परिवार में पली हूँ जहाँ मुझे अपने फादर का बेहद प्यार मिला, है ना? ग्रैंडफादर का बेहद प्यार मिला, है ना? जो कुछ सीखा मैं कहूँगी, चिट्ठी लिखना मैंने अपने ग्रैंडफादर से सीखा, है ना? तो आई वाज़ जस्ट 11 और 12 जब उन्होंने वो अपनी वो संदूकची सी होती थी ना घर में नीचे बैठ के, तो उसके ऊपर उन्होंने मुझे अंग्रेज़ी की लेटर लिखना उन्होंने सिखाया मुझे। और फादर के साथ मुझे याद है कि मैं अपने कॉलेज से सीधे उनके ऑफ़िस चली जाती थी, क्योंकि बैडमिंटन के लिए कोर्ट उनके ऑफ़िस के पास थी, तो वहाँ पे फिर उनके साथ खेलना, है ना? कोई वो बड़े प्लेयर नहीं थे, बट ही वुड मेक इट श्योर कि जब तक ये खेल रही है, शाम अंधेरा हो रहा है, वो वहीं बैठते थे, सुबह के ऑफिस के लिए निकले हुए, उनके साथ वापस आना। और गाना भी उन्होंने खूब मन से, जो भी हम गाते थे या कुछ भी, तो वो भी सुनना, हर चीज में आगे किया, कभी रोका नहीं किसी भी चीज के लिए। तो मुझे ये बड़ा हैरानी होती है कि हम पितृसत्ता का मुझे फिर नाम ही अजीब लगता है क्यों हम ये सोचते हैं। और मुझे लगता है वैसे हर सेकंड जो पोस्ट होती है एफबी पे, वो पापा की परियां और फलाना फलाना ये सब होता है, हाँ? उसके बाद जो है वो जो पितृ के नाम पे हम गाली देने पे आ जाते हैं, क्यों? क्यों हम भड़ास सारी पितृसत्ता पे निकालते हैं? हम अपने आप को देखें कि हम कहाँ गलत हैं, हम कहाँ गलत हैं, हम कहाँ कमजोर पड़ रहे हैं। हम एक दूसरे का साथ नहीं दे रहे हैं, औरतें साथ नहीं दे रही हैं एक दूसरे का, ठीक है ना? सो घर से, हर चीज घर से शुरू होती है ना? यहाँ वो स्ट्रांग होगी तो बाहर तो कहीं भी लड़ जाएगी, शी विल नॉट बॉदर फॉर एनीथिंग, है ना? शी वोंट माइंड। बहुत जगह देखी मैंने, जॉब बहुत जगहों पे करी है, और मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता था कि अगर कोई गलत हो रहा है स्कूल में कहीं भी, और अगर वो मेरी बात क्योंकि बहुत सी चीजें होती हैं कि हश हश करके दबा दी जाती हैं, लेकिन आई यूज्ड टू ब्रिंग इट आउट। और मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता था कि ठीक है, अगर आपको नहीं करना, आई एम लीविंग माय जॉब, क्योंकि मुझे अपना पता है कि मुझे घर में सपोर्ट है ना? तो अगर ये आपको सपोर्ट रहती है घर में, औरत को औरत से, समाज में, घर तो चलिए एक छोटा दायरा हो जाता है, हमारी माँ तो हमें सपोर्ट करेगी ही करेगी, लेकिन जो बाहर का दायरा है, वहाँ औरतें एक दूसरे को करें सपोर्ट, है ना? तो वो बहुत बहुत ही आवश्यक है। ये तब बात करिए आपकी पितृसत्ता कहीं पे आपको तंग कर रही है, नहीं तो कोई मैं नहीं समझती कि कोई ससुर मना करते हैं कहीं आपको काम करने से, कुछ बाहर जाने से या उससे, या फादर मना करते हैं। नो, हाउ मच लव एंड अफेक्शन आई गॉट फ्रॉम माय फादर इन लॉ, है ना? मतलब अपनी डेथ से पहले भी उन्होंने कई सारी उन्होंने पोइट्री में बुक्स लिखी, बॉटनिस्ट थे एक बहुत ही जाने माने वो। और जब आखिरी बार हम उनसे मिले हैं, उसके 1 महीने बाद वो गुजर गए, तो तब भी उन्होंने मेरी कविताएं सुनकर जो 2-4 महीने की, बेटा अगली बारी की किताब में ना हम आपकी कविताओं को रखेंगे, है ना? उनको लगा, क्योंकि वो पोएट खुद थे, तो उनको लगा कि दीज आर इम्पोर्टेंट पोएम्स, है ना? तो मैं नहीं समझती, मतलब मैंने नहीं ऐसा देखा है कि पितृसत्ता वाली ऐसी कोई हाँ, देखते हैं, सुनते हैं, अगल-बगल वो चीज़ें होती हैं, वो रोज़ एक्सपीरियंस करते हैं हम।
जी, और रिलेशनशिप्स में हम एक्सपीरियंस करते हैं, लेकिन सिर्फ हम पितृसत्ता को ही बैठ के कोसेंगे, हर बार कोसेंगे और एक वो वुमेन डे मना देंगे। आई डोंट नो, वी डोंट नीड अ वुमेन डे यार। एवरी डे एवरीथिंग स्टार्ट्स विद अ वुमेन इन द हाउस। और हाँ, इसमें देखिए एक चीज अगर आपको ध्यान हो, इसी का ही जवाब है वो भी। 4-5 साल पहले एक कविता, बहुत ही सादी सी कविता चित्रा देसाई जी की वायरल हुई थी, आजकल मैं अपने मन का करती हूँ। जी। इतनी सादी एक पन्ने की कविता, इतने सादे शब्द उसमें। मैं चाय का प्याला लेकर अपने हाथों को सेकती हूँ, है ना, अखबार पढ़ती हूँ, लेकिन वो कविता का इतना मशहूर हो जाना इसी बात का गवाह है कि हर औरत ये चाहती है ना। एक बड़ी छोटी सी चीज होती है कि सीधे रसोई में न जाके अपना कप लेके बैल्कनी में बैठ जाए, उसे करने देना चाहिए वो चीज़। ना, या फिर हमने अपने मन में ही बिठा लिया कि यार हम तो तब तक बैठे रहेंगे रसोई में जब तक टेबल पे खाना खाने नहीं आ हाँ, जाएगा हाँ। कोई। ये शायद हम में आदतें बन गई जी, हैं। बिल्कुल। तो समवेयर वी आर आल्सो फॉल्टी। हमें भी देखना पड़ेगा। सो लेट्स सी। आई डोंट नो इन चीजों के प्रोफेशनल आंसर्स क्या होते हैं, लेकिन मैं बिल्कुल हार्ट टू हार्ट टॉक करना चाहती हूँ इन चीजों के बारे में, और जो मुझे लगता है बिना किसी लाग लपेट के मैं अपनी बात रखती हूँ। ठीक है, जी, सो और औरत का हिमायती होना होना बहुत बहुत आवश्यक ज़रूरी है। जी, ओवर टू बिल्कुल, यू लिली जी। प्रोफेशनल टॉक्स भी मुझे लगता है इस चीज़ को नज़रअंदाज नहीं करेंगे, क्योंकि जो आप बात कह रही हैं वो प्रैक्टिकल तौर पे बहुत ही सही बात है, और बहुत देखने को आपने बोला ना, छोटी-छोटी बातें हैं, लोग उसको कहते हैं अरे इसका क्या है, इसको छोड़ दो, इसको जाने दो, बट वही इकट्ठा होके इस तरीके का विस्फोट पैदा कर देती हैं। तो अनीता बिल्कुल। जी, आपके साथ बात करते हुए इतना मज़ा आ रहा है कि समय हमारा बहुत बढ़ गया है। मैं अब सोचती हूँ कि अब इसको हम प्रोग्राम को यहाँ विराम दें, और बहुत सारे आपने मुद्दे बात-बात में रखे हैं, जिसको मुझे लगता है कि एक प्रोग्राम उन पर भी होना बहुत ज़रूरी है। तो मैं देखती हूँ अगर वो सॉर्ट आउट हो जाता है तो हम प्रोग्राम मेंटल हेल्थ पर भी रखना चाहूँगी। मेरी बड़ी इच्छा है आपके साथ उस पर बात करने की, और आपके साथ बात करके बहुत अच्छा लगा। बहुत सारी महत्वपूर्ण बातें यहाँ पे आज चर्चा में आपके साथ चर्चा की हमने, और मुझे लगता है वीडियो देखने वालों को बहुत कुछ जानने को भी मिलेगा, समझने को भी मिलेगा, सीखने को भी मिलेगा। और इसी के साथ हम इस प्रोग्राम को विराम देते हैं, और आपका दिली शुक्रिया कि आपने हमें अपना समय दिया और इतनी अच्छी-अच्छी बातें हमें कही। तो लिली जी, आपका और श्रुतपूर्वा का बहुत-बहुत शुक्रिया। और जैसा कि मैंने शुरू में ही कहा कि मेरे लिए घर वापसी की तरह होता है, और जो भी लोग हमारे साथ जुड़े हैं या जुड़ेंगे या बाद में देखेंगे, तो प्लीज़ कुछ एक मुद्दों को सीरियसली सोचें। हाँ? ये हम सबके लिए ही हैं, ये चाहे पुरुष हों, चाहे स्त्रियाँ हों, कोई भी हों, और खूब पढ़ें, पढ़ना बहुत ज़रूरी है। पढ़ें और संगीत को अपने आस-पास रखें। खुश रहें। God bless you all. Thank you, Lily. गुड Thanks, नाइट। everyone. Namaskar. Good night.